हाईवे से कटती हुई ये टूटी फूटी पक्की सड़क सीधे लालवातीपुर को जाती है, जो आज से 4 दशक पहले काफी खुशहाल गांव हुआ करता था। लेकिन आज इससे वीरानी जगह शायद ही कहीं और हो। कहते हैं इस गांव को दौलत कोठी की कुलवंती का श्राप लगा है, जिसके बाद से उस कोठी क्या आसपास के सैकड़ों घरों को छोड़कर लोग भी कभी लौटकर नहीं आए, क्योंकि दौलत कोठी से रात को निकलने वाली वासना से भरी कुलवंती की डरावनी आवाजें आज भी आसपास के लोगों की रूह कपा देती हैं। क्योंकि कुलवंती वर्षों से प्यासी है और उसे इंतजार है जवान मर्दों की, जो उसकी वासना को संतुष्ट करते हैं। कुलवंती की कहानी चलती गाड़ी में प्रीतेश सभी को सुना रहा था, जिस गाड़ी में बैठे डॉक्यूमेंट्री टीम का राइटर है, और उसने इस अंदाज में कहानी सुनाई कि इसी गाड़ी में भी सभी के पसीने छूटने लगे। जिस पर त्रिशा बोल पड़ी, अगर ये सब कुछ इतना डरावना और खतरनाक है तो हम जा क्यों रहे हैं? उसकी इस बात को सुनकर डॉक्यूमेंट्री यश ने बोला, त्रिशा बेबी, 4 गुना ज्यादा पैसा डरने के लिए नहीं मिल रहे, बाकी ये डर कैमरे के लिए बचा के रखो, ऑडियंस को मजा आएगा। यश ने हाथ में सिगरेट घुमाते हुए ये सारी बातें ऐसी कह दी जैसे उसे कुलवंती का कोई डर ही ना हो। इधर जैसे जैसे गाड़ी लालवतीपुर की ओर पड़ रही थी, वैसे वैसे मौसम बदलने लगा। नीले आसमान के ऊपर काले बादल छाने लगे और पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। रमन ने अचानक से गाड़ी एक पीपल के पेड़ के पास रोक दी, जिसके ऊपर गिद्ध का झुंड मंडराने लगा। रमन ने पीछे मुड़कर यश से कहा, साहब, यहाँ से आगे आप लोगों को खुद ही जाना होगा, मैं वापस कल आपका यही इंतजार करूंगा। यश ने रमन को समझाने की कोशिश की कि उन्हें कोठी तक छोड़ दें, क्योंकि उनके पास शूट का सामान भारी है। लेकिन रमन नहीं माना। 2 गुने पैसे ऑफर करने पर भी वो बस यही बोला, साहब, हम जीने को कमाते, ज्यादा पैसे लेकर क्या करेंगे? जब जान ही नहीं रही तो आप बस जल्दी उतर जाइए। यश के इशारा करते ही सभी लोग सामान लेकर नीचे उतर गए। रमन ने अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से चल दिया। बचे ही लोग पीपल के पेड़ के पास खड़े एक दूसरे को निहार रहे थे। यश राहुल को समझा रहा था कि कैमरा हमेशा रेडी रहे ताकि कुछ भी छूटे ना। इधर त्रिशा ने हिमांशु की बाहों को जोर से पकड़ रखा था, क्योंकि बदलते मौसम और गिद्ध के मंडराने से वो डर रही थी। प्रीतेश पारुल को स्टोरी के बारे में कुछ समझा रहा था। इतने में खोपड़ी त्रिशा के सामने गिरी और वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वो काफी डर चुकी थी, जिसके बाद सभी दहशत भरी नजर से इधर उधर देख रहे थे कि ये आखिर आया कहां से, इससे पहले कि कोई और कुछ कहानी बना पाता। डरो मत, ये जानवर की खोपड़ी है, गिद्ध उठा लाया हुआ कहीं से। और गाइस, चलो आगे निकलते हैं, रात होने से पहले हमें दौलत कोठी पहुंचना है। यश की इस बात पर हिमांशु मजाक में बोल पड़ा, अरे यश भाई, चलते हैं, कुलवंती की वासना हमें बुला रही है और मैं तो चाहता हूँ वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे ही अपना शिकार बना ले। हिमांशु के इस मजाकिया अंदाज पर सभी हंस पड़ते हैं। त्रिशा भी पहले के मुकाबले थोड़ी शांत होती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ साफ दिख रहा है। और इन सभी से अलग प्रीतेश न जाने क्यों पीपल के पेड़ से धागा निकालकर अपने हाथ में बांधने लगा। यश ने उसे आवाज देकर बुलाया, फिर सभी आगे निकल गए। रास्ते में उन्हें जितने भी घर मिले, सबके दरवाजे खुले थे और हर घर पर एक हाथ का निशान था। इधर यश का शूट भी शुरू था। हिमांशु सनसनीखेज खबर की तरह दर्शकों को लुभाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बता रहा था कि आज हम एक ऐसी आत्मा के बारे में बताएंगे जो लोगों को मोह कर अपनी वासना की फूंक मिटाती है। इतने में जोर से चीखने की आवाज आई और हिमांशु बोला, देखिए, कुलवंती आ गई मर्दों का शिकार करने, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सिर्फ हम दिखाएंगे आपको कुलवंती की सच्ची कहानी, जिसने उसे चुड़ैल बना दिया। इतना कहते ही हिमांशु ने कट का इशारा दिया और बोला,
इतनी नेचुरल चीख किसने निकाली यार? प्रीतेश कुछ बोलता उससे पहले यश ने उसके कंधे पर हाथ रख के चुप रहने का इशारा दे दिया और उसने हिमांशु से कहा, हमने साउंड स्पीकर बजाया था, चलो अंदर चलते हैं। सभी दौलत कोठी के दरवाजे पर पहुंच गए और इससे पहले कि यश दरवाजे को धक्का देता उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सबको यही लगा कि दरवाजा यश ने खोला है, इसलिए सभी एक्साइटमेंट में अंदर पहुंच गए। लेकिन प्रीतेश से बात नहीं छुप रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अंदर घुस गए। दौलत कोठी अंदर से बहुत ही आलीशान थी। ऊंची ऊंची दीवारें, दो तरफा सीढ़ी और हर तरफ जमीन कालीन से ढकी हुई। पर वर्षों से उदासी से ढकी इस कोठी ने अपनी रौनक खो दी थी। इन 6 लोगों के लिए जगह किसी फिल्म सेट की तरह थी, लेकिन सभी आने वाले खतरे से अनजान थे, इसीलिए बेफिक्र अपने अपने काम में लगे थे। राहुल कैमरे से दौलत कोठी का कोना कोना कैद करने लगा। पारुल खुद की सेल्फी ले रही थी और त्रिशा हिमांशु को खींचते हुए ऊपर की ओर चली गई। इस बीच यश और प्रीतेश हर वो जगह देख पा रहे थे जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। प्रीतेश ने यश की तरफ देखते हुए कहा, हमको लौट जाना चाहिए, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। यश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, क्योंकि भले ही उसने कितने भी हॉरर शूट किए हों, लेकिन ये सब उसके लिए पहली बार था जब उसने सच में कुछ एहसास किया हो। यश प्रीतेश की बातों पर मन बना ही रहा था, इतने में उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई झटके से उसके बगल से गुजर गया। यश देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां रखी बड़ी मूर्ति उसके ऊपर गिरने लगी। इससे पहले यश उसके नीचे गिरकर दबता, प्रीतेश ने उसे धक्का देकर बचा लिया और मूर्ति जमीन पर गिरने की जगह वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। यह दृश्य देखकर पारुल के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश हो गई। मौसम और विकराल हो गया, हवा तेज चलने लगी और बाहर घनघोर अंधेरा छा गया। यश भाग कर गया और पारुल को संभालने लगा और प्रीतेश से कहता है, हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे। हिमांशु, त्रिशा और राहुल किधर है? बुलाओ उन्हें, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते हैं। यश के इतना कहते ही दौलत कोठी का अकेला दरवाजा एक झटके में बंद हो गया, जहां से वो सभी अंदर आए थे। प्रीतेश चिल्ला उठा, नहीं, लगता है किसी ने कुलवंती कमरे का दरवाजा खोल दिया। तो अब जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा और जाना है, उस हिसाब से तब कोई नहीं बचेगा। और जो इस वक्त उनके कमरे में वो तो गए, लेकिन अगर हम उस बक्से को ढूंढ ले जिसपे एक नहीं बल्कि 2 हाथ के निशान है, तो शायद हम बच सकते हैं, क्योंकि उस बक्से को हिमालय के बाबा की सिद्धि प्राप्त है। हमसे पहले आए लोग इस बक्से के साथ आए थे पर बच नहीं सके, मतलब वो बक्सा अब भी यही कहीं होगा। अगर कोई उपाय है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। पारुल अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आई है। उसकी पलकें कभी खुलती तो कभी बंद होती, इसलिए यश ने उसे वहीं सोफे के पास लिटा दिया और बक्से को ढूंढने में लग गया। उधर हिमांशु और त्रिशा एक दूसरे में खोए हुए कब कुलवंती के कमरे में घुस गए, उन्हें खुद पता नहीं चला। हिमांशु को कमरे में पहुंच थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो घर 40 सालों से बंद है, उसका ये कमरा इतना सजा धजा कैसे है। बिस्तर पर बिखरे हुए फूल, अंधेरे में रोशनी, चमचमाती रंगीन मोमबत्तियां और तो और म्यूजिक, जिसे सुनकर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये कोई रोमांटिक म्यूजिक है या रहस्यमयी। वो कुछ और सोच पाता। उससे पहले त्रिशा ने उसे अपनी तरफ ऐसे खींचा कि वो सब भूल गया और बस उसके प्यार में खो गया। गैलरी में घूम रहा राहुल अपना कैमरा रोल करते करते कुलवंती के कमरे के पास पहुंच गया, जहां अचानक कैमरे में त्रिशा और हिमांशु का प्यार कैद होने लगा।
राहुल उन दोनों के इस प्राइवेट मोमेंट को भी कैद करने लगा। लेकिन अचानक से उसे त्रिशा के रंग रूप और यौवन में फर्क नजर आने लगा। 120 में खड़ी त्रिशा के बदन पर साड़ी उतर गई, माथे पर लाल बिंदी और आंखें तीखी स्याह काली। इन सभी बदलाव के साथ ही उसका हिमांशु से प्यार करने का अंदाज भी बदल गया। वो अजीब तरीके से हिमांशु को सूंघने लगी। ये सब देखकर राहुल पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी सब रिकॉर्ड किया जा रहा था। इधर हिमांशु त्रिशा को खुद से अलग करना चाह रहा था, लेकिन त्रिशा के अंदर समाई हुई कुलवंती ऐसा नहीं होने दे रही थी। इससे पहले कि हिमांशु कुछ कर पाता, कुलवंती के तीखे दांतों ने उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि हिमांशु ने वही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। राहुल को लग रहा था कि वो उसकी नजर से दूर है, लेकिन कुलवंती ने एक झटके से ऐसे उसकी तरफ नजर फेरी कि वो उड़ता हुआ सीधे हॉल में जाके था। उसके सिर पर खून की धार बहने लगी और वो अंतिम सांस लेते हुए बड़बड़ाने लगा। त्रिशा, त्रिशा, कुल कुल कुल। बेचारे यश और प्रीतेश बस उसे दम तोड़ते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अचानक से यश की नजर टेबल के नीचे पड़े एक बक्से पर गई, जिस पर दोनों हाथ के निशान बने थे। यश ने वो बक्सा उठाया और पारुल के पास चला गया। पारुल, पारुल अपनी आंखें खोलो, हमें यहां से निकलना होगा। इतना कहते ही यश की नजर उस बक्से पर बनी लिखावट में गई, जिस पर लिखा था, कुलवंती तब तक वापस लौट कर आती रहेगी जब तक वो अपने अपमान का बदला दोषी के आखिरी वारिस से ना ले ले। लेकिन इस बक्से में रखे त्रिशूल को उसके गले में गोद कर कैद किया जा सकता है, पर वो कैद तब तक ही रहेगी जब तक इस पीपल के पेड़ का धागा बंधा होगा और ये बक्सा पवित्र गंगा के पानी में। यश ये पढ़ ही रहा था, इतने में त्रिशा के शरीर में मौजूद कुलवंती वहां पहुंच गई। यश के हाथ से बक्सा छूटता है और वो खिंचा हुआ कुलवंती के पास चला जाता है और उसकी गर्दन को कुलवंती अपने हाथों में जकड़ लेती है। इधर प्रीतेश की नजर बक्से पर जाती है और कुलवंती की उस पर। अब दोनों की जान हलक में थी, जिसे कुलवंती कभी भी खत्म कर सकती है, लेकिन कुलवंती बस उन्हें तड़पा रही है। उसकी आंखों से स्याह आंसू निकल रहे जो उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे हैं। अचानक से कुलवंती ऐसे चीखी कि दौलत कोठी के साथ साथ आस पास का पूरा गांव कांप उठा। लेकिन उसकी चीख में वासना नहीं बल्कि दर्द है। 40 साल की कैद का दर्द और उससे पहले हुई उसकी अपमान से भरी मौत का दर्द। तभी अचानक कुलवंती बोल पड़ी, आ गया तू। वर्षों से मुझे तेरा ही इंतजार था यश। यश सिंह, दौलत सिंह का बेटा, यही नाम था तेरे बाप का। उसने तुझे नहीं बताया कि मुड़ के कभी दौलत कोठी मत जाना। कैसे बताता? मेरे कहर से ही तो अपना सब कुछ छोड़कर भागा था वो। मैंने उसके प्यार को नहीं स्वीकारा तो उसने जबरदस्ती मुझे गांव के हर मर्द के सामने परोस दिया और उल्टा मुझे ही बदचलन बना पूरे गांव में बदनाम किया। पूरे गांव में लोग मुझे गंदी नजरों से देखने लगे और आने जाने वाला इंसान मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बदनाम वो नहीं, ये कुलवंती हुई, जीते जी और मरने के बाद भी। और मेरे इस अपमान का बदला आज तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। इससे पहले कुलवंती उनकी जान लेती, पारुल ने बक्से से त्रिशूल निकाला और त्रिशा के गले में गोद दिया। यश और प्रीतेश उसके चंगुल से आजाद हो गए। कुलवंती चीखने लगी और बोली, मैं खत्म नहीं हो सकती, वापस आऊंगी यश, वापस आऊंगी। ये कहने के साथ ही उसकी आत्मा उस बक्से में कैद हो गई।
जिस पर प्रीतेश ने अपने हाथ से पीपल का धागा खोलकर लपेट दिया। कुलवंती के कैद होते ही दौलत कोठी का दरवाजा खुल गया और अगली सुबह भी हो गई थी। काले बादल छंट गए थे और हल्की बारिश हो रही थी। यश, प्रीतेश और पारुल ने चैन की सांसें भरी, लेकिन उन्हें दुख था कि उन्होंने अपने 3 साथियों को खो दिया। उन्होंने बक्से के साथ कुछ जरूरी सामान को उठाया और वहां से निकल गए। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां उसे कुछ दूरी पर रमन दिखा, अपनी गाड़ी के साथ, जो इन्हें जिंदा देखकर काफी खुश था। सभी गाड़ी में बैठ गए। यश रमन से बोला, हमें बस स्टैंड उस खाई वाले रास्ते से ही छोड़ना जहां गंगा बहती है। एक आखिरी काम बचा है जिसे पूरा करना है। जी साहब। क्या यश अपने पिता की किए पापों से खुद को बचा पाएगा या फिर उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी? जानेंगे दौलत कोठी के अगले एपिसोड में।